गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग मेजरमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट क्या होता है? अननोन क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है और उसका एक स्टैंडर्ड या नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन जो है वो आपका मेजरमेंट कहा जाएगा। ठीक है। मेजरेंट क्या होता है? जो अननोन वेरिएबल है जिसको कि हमें मेजर करना है, अननोन वेरिएबल जिसको हमें मेजर करना है वो आपका कहलाएगा मेजरेंड। इसी को मेजर्ड वेरिएबल भी कहते हैं, फिजिकल वेरिएबल या प्रॉपर्टी जिसको कि हमें मेजर करना है, विच इज टू बी मेजर्ड। तो मेजरेंड और मेजर्ड वेरिएबल एक ही चीज है। अब आइए मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस। जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपको दो करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। एक आपको मिलेगा स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, वो करेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं वो आपको कहे जाएंगे स्टैटिक। ठीक है। और वो करेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ बदलेंगे उसको हम बोलेंगे डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए स्टैटिक में कौन कौन से हमारे आएंगे? एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, उसके बाद आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, उसके बाद डेड जोन। तो हमारे 6 जो हैं, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर और डेड जोन, हमने 6 यहाँ लिखा है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो ऊपर के 3 हैं, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वो डिजायरेबल है। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी नीड है। ठीक है। एक्यूरेसी ज़्यादा हो, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये करेक्टरिस्टिक्स में स्टैटिक में ये तीनों हमारी डिजायरेबल है। अनडिजायरेबल, ड्रिफ्ट हमारा हो गया अनडिजायरेबल, स्टैटिक एरर अनडिजायरेबल, डेड जोन अनडिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स में आ गया। इसके बाद अब आएगा आपका डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स। वो करेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ बदल जाते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, दूसरा है मेजरिंग लैग, तीसरा है फिडेलिटी, चौथा है डायनामिक एरर, फोर्थ है आपका डायनामिक एरर। देखिए, अभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम और एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो आपका स्पीड ऑफ रिस्पांस, मेजरिंग लैग, फिडेलिटी और डायनामिक एरर। तो स्पीड ऑफ रिस्पांस है कि जैसे आप इनपुट दिए, ये सब टाइम से रिलेटेड नेचर है कि टाइम के हिसाब से कैसे ये बिहेवियर इनका चेंज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ रिस्पांस मतलब जैसे आप इनपुट दिए तो कितने रैपिडली वो आउटपुट दे रहा है, वो आपका स्पीड ऑफ रिस्पांस कहा जाएगा। मेजरिंग लैग, जैसे इनपुट दिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टाइम का डिले है वो आपका मेजरिंग लैग कहलाएगा। मतलब जो जितना देर लग रहा है इनपुट देने के बाद आउटपुट आने में, वो आपका मेजरिंग लैग कहलाएगा। फिडेलिटी मतलब होता है, जैसे एक आपको म्यूजिक सिस्टम ले लो, जो आप इनपुट दे रहे हो, जो आपने गाना चलाया वही गाना आउटपुट में डिट्टो वही आ रहा है, कुछ डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, तो आपका वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही उसकी वो नेचर उसका फिडेलिटी कहलाएगा। वो जो डिग्री है वो फिडेलिटी कहलाएगी। मतलब आपने इनपुट दिया, जो इनपुट दिया वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, तो वो आपका फिडेलिटी कहलाएगा। डायनामिक एरर क्या है? जैसे कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो होते हैं, बॉडी से रिलेटेड जो भी सिग्नल है वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो वो नेचर जो है, बायोलॉजिकल सिग्नल जब मेजर करोगे तो वहां आपका डायनामिक एरर आएगा, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस। समझ गए? तो ये सब सारी चीजें टाइम से रिलेटेड है कि टाइम की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। अब देखिए, स्टैटिक एरर में हमारा पहला टॉपिक था एक्यूरेसी। स्टैटिक एरर में एक्यूरेसी था। एक्यूरेसी ये है कि आपका जैसे मान लीजिए ग्रेविटी हम मेजर कर रहे हैं, जी की वैल्यू आती है 9.8, तो वो आपकी ट्रू वैल्यू हो गई, वो आपका डेरिवेशन से आया है। अब
प्रैक्टिकली अगर मेजर करोगे तो जो आपका मेजरमेंट है उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ये आपका कहलाएगा एक्यूरेसी। मतलब 9.8 जो जी की वैल्यू हमने लिया है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अगर हमारा मेजरमेंट इसके क्लोज है तो वो जो है डिग्री ऑफ क्लोजनेस कहलाएगी एक्यूरेसी। तो इसमें 3 टाइप से एक्यूरेसी दिया गया है। तो ये एक एग्जांपल में 9.8, ऐसे जो भी आप एग्जांपल लोगे आपको ट्रू वैल्यू अगर पता है तो उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हो वो आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। समझ गए? 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, पॉइंट एक्यूरेसी, दूसरा है एज ए परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज, तीसरा है एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ नहीं करेंगे इसको। अभी मैंने बस एक्यूरेसी बता दिया। अब देखिए प्रिसीजन एक्यूरेसी में हमने देखा हमारा अगर ये सेंटर है ट्रू वैल्यू, आपने हिट किया तो ये सारे जो क्रॉस हैं आपने हिट किया तो ये सारे जो है मतलब मान लीजिए बंदूक से निशाना साध रहे हैं या कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसके काफी क्लोज है, ये जो क्रॉस है ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज है। ट्रू वैल्यू मतलब ये डॉट से दिखाया गया है। ट्रू वैल्यू ये जो है ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया डॉट से। तो आपका सारा रीडिंग जो है ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो ये कहलाएगा हाई एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, ये ट्रू वैल्यू है आपकी सारी रीडिंग जो है, आपकी जो सारी रीडिंग है क्लोज है बट ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं। ये देखिए यहाँ है, ये भी इसी के पास है, ये भी इसी के पास है, ये भी इसी के पास है। आपकी सारी रीडिंग जो है ट्रू वैल्यू के पास नहीं है बट ये सब आपस में एक दूसरे के पास है। जो आपकी रीडिंग आ रही है वो काफी क्लोज है बट ट्रू से दूर है। तो ये कहा जाएगा प्रिसीजन। मतलब एक ही रीडिंग बार बार देना और वो रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास नहीं है। अगर ट्रू वैल्यू के पास होती तो वो एक्यूरेसी कहलाती। तो यहाँ ये हो जाएगा प्रिसीजन। अब आता है टॉपिक स्टैटिक सेंसिटिविटी। जैसे इनपुट देते हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। तो दो जो रेशियो है आउटपुट और इनपुट का वो स्टैटिक सेंसिटिविटी कहलाती है। बट होता क्या है कि आपका ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एक रेंज होती है, इनपुट की एक रेंज होती है तो आउटपुट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो अगर कई इनपुट हैं तो हम क्या करेंगे, स्मॉल चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन इनपुट। तो ये जो रेशियो कहा जाएगा वो आपका सेंसिटिविटी कहलाएगा। मतलब डेल्टा वाई आउटपुट बाई डेल्टा एक्स इनपुट। तो यहाँ आउटपुट को क्या लिया, डेल्टा क्यू ओ, और इनपुट है डेल्टा क्यू आई। रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई रेशियो ऑफ इनपुट, या रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन इनपुट। ठीक है, इसी स्मॉल चेंज को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल मतलब स्मॉल जो चेंज है आउटपुट को, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटेसिमल। तो स्टैटिक सेंसिटिविटी आपका हो गया इन्फिनिटेसिमल चेंज इन आउटपुट अपॉन इन्फिनिटेसिमल चेंज इन इनपुट। ये बना है इनफाइनाइटसाइमल, मतलब किसी चीज को छोटा करते जाओ और इनफाइनाइट टाइम्स छोटा कर दिए तो बहुत सूक्ष्म। स्मॉल वैल्यू ऑफ आउटपुट अपॉन स्मॉल वैल्यू ऑफ इनपुट। तो ये आपका स्टैटिक सेंसिटिविटी हो गया। तो यहां से ये आपका आ गया, इस ट्रायंगल से देखिए ये थीटा जो है ये एंगल हो गया। तो सेंसिटिविटी ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ करनी है, ये वाली लेंथ। तो ये आपका यहां से सेंसिटिविटी आ गया। और अगर केवल एक रीडिंग मिल रही है, मतलब एक इनपुट देने पर आपको एक इनपुट मिला और कोई ज्यादा डेटा नहीं है आपके पास, केवल सिंगल डेटा है, तो सीधे सीधे आउटपुट बाई इनपुट कर दोगे। सीधे सीधे आउटपुट बाय इनपुट कर दोगे। अगर आपको सिंगल डेटा मिल रहा है इनपुट और आउटपुट का, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करोगे तो आपको स्टैटिक सेंसिटिविटी मिलेगा। इनवर्स सेंसिटिविटी क्या होता है? इनवर्स सेंसिटिविटी होता है सेंसिटिविटी का अपोजिट।
इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा क्यू ओ, मतलब स्मॉल चेंज इन इनपुट अपॉन स्मॉल चेंज इन आउटपुट, उसी को रिवर्स कर देना है। तो ये आपका इनवर्स सेंसिटिविटी आ गया। अब सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा ही इनपुट में चेंज करोगे, आउटपुट में चेंज जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग की कोशिश ये रहती है कि सेंसिटिविटी हमारी ज़्यादा हो। अब आइए लीनियरिटी। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच हम ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ हमारी सीधी रेखा आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वो कहलाएगा, वो प्रॉपर्टी जो है वो रिलेशनशिप आपकी लीनियरिटी कहलाएगी। इनपुट और आउटपुट के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी आपकी लीनियरिटी कहलाएगी। जैसे y बराबर mx प्लस सी, ये एकदम अगर इसका कर्व ड्रा करोगे तो एकदम ये सीधी रेखा आएगा। अगर y बराबर mx ले रहे हो तो ये जीरो से जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट ये जीरो से नहीं जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जीरो से जाए या ना जाए उससे नहीं मतलब है। तो वो प्रॉपर्टी आपकी लीनियरिटी कही जाएगी। जैसे v इक्वल टू आई आर, v प्रोपोर्शनल टू i होता है, तो v इक्वल टू आई आर है, तो ये इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये लीनियर आएगा, सीधी रेखा आएगा। अब होता क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्पॉन्स आता है, ये आइडियल, हमने क्या किया, नॉन लीनियरिटी क्या है, हमने आइडियल केस में ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ग्रीन लाइन जिसको हम खींच रहे हैं, वो आइडियल है जो आना चाहिए था, ठीक है। बट आप जब देख रहे हो इनपुट और आउटपुट का जो रिजल्ट आपका आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है आपका ये वाला कर्व आ रहा है, ठीक है, ये वाला इस तरह से ये आ रहा है, रिस्पॉन्स आपको ये मिल रहा है, ये सॉरी ये आपको ये मिला, ये रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, ये हमें नोट करना है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन कहाँ है। ये सबसे बड़ी वाली लेंथ निकाल लिए, तो ये जो डेविएशन है कहाँ से, आइडियल स्ट्रेट लाइन से, ये टोटल डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल रीडिंग, तो ये नॉन लीनियरिटी कहा जाएगा। इसी का कैलकुलेशन मैथमेटिकल एनालिसिस जो है ये नॉन लीनियरिटी कहलाएगा, कि मतलब कितना ज़्यादा डेविएशन है। और अगर मैथमेटिकली निकालना है तो मैक्सिमम डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द आइडियलाइज्ड स्ट्रेट लाइन, और उसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी है, मतलब इस पॉइंट पे एक्चुअली कितना है, डिवाइडेड बाय डेविएशन। ठीक है, एक तरह से इसको एरर ही समझिए, नॉन लीनियरिटी समझिए, एरर ही है। तो ये डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल रीडिंग। और कोई चीज इसमें, अच्छा, लीनियरिटी का बहुत ज़्यादा यूज इसलिए है क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट नॉन लीनियर है तो उसका एनालिसिस करना ही बहुत आसान है, अरे डिफिकल्ट है। अगर इंस्ट्रूमेंट नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है तो उसका आगे का जो और भी डिजाइनिंग है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग की कोशिश रहती है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लीनियर हो, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप हमारा लीनियर हो। अब देखिए थ्रेशोल्ड क्या होता है, जैसे ही हम जीरो से धीरे धीरे इनपुट को बढ़ा रहे हैं, हम धीरे धीरे इनपुट को जीरो से बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, इनपुट आपने दिया बट आउटपुट नहीं मिला। यहाँ देखिए कोई आउटपुट नहीं है, इस पॉइंट तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिला, इसके बाद ही आपको आउटपुट देखने को मिला। तो ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट जिसके पहले आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो वैल्यू इनपुट की कहलाएगी थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट बिलो व्हिच you will not get any output, minimum value of input below which output is not detected, that is called threshold। अब है यहाँ आपको आउटपुट मिलने लगा, तो ये थ्रेशोल्ड हो गया कि कम से कम इनपुट की वैल्यू कितना हो कि हमें अब आउटपुट मिल जाए।
तो ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया। रिजोल्यूशन क्या होता है, अब इसका ये ग्राफ देखिए, हमने इनपुट 0 से इंक्रीज किया, ये इस वाले पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका, अब यहाँ से हमें ये पूरा जोड़ लीजिए, ये पूरा आपको कर्व मिल रहा है, तो मतलब अब यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट थ्रेशोल्ड हो गया, क्योंकि इसके पहले कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये इस वाले पॉइंट पर आपको आउटपुट मिला, तो ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया। अब आउटपुट मिलना शुरू हो गया, फिर एक टाइम बाद सैचुरेट हो गया आउटपुट। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आगे इनपुट बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट जो है, आउटपुट की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, इसी पे आके रुक गया, इस वाली वैल्यू पे। ठीक है, अब क्या है, अब हम इनपुट में कितना चेंज करें ताकि हमें आउटपुट में चेंज मिले, तो मिनिमम चेंज इन इनपुट, ये है ना मिनिमम चेंज इन इनपुट, सो दैट चेंज इन आउटपुट विल बी डिटेक्टेड। इनपुट में हम कम से कम कितना चेंज करें ताकि हमें आउटपुट में चेंज देखने को मिले। आउटपुट मिल रहा है लेकिन आउटपुट को हमें बदलना है, इसलिए हम इनपुट में चेंज करेंगे। मतलब वो चेंज कितना कम से कम होना चाहिए, वो आपका कहलाएगा रिजोल्यूशन। ठीक है, आ जाइए रिपीटेबिलिटी। रिपीट मतलब होता है, और रिपीट और एबिलिटी से बना है रिपीटेबिलिटी। रिपीट मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, रिपीट मतलब होता है किसी चीज को दोहराना। तो इंस्ट्रूमेंट अगर सेम रीडिंग बार बार दे रहा है, ठीक है, कोई आपने मेजरमेंट किया और आपका सारी रीडिंग बार बार वही आ रहा है, तो वो इस तरह से बोल सकते हो रिपीटेबिलिटी है। बट इसमें और कंडीशंस हैं, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट सेम होना चाहिए और आपकी लोकेशन सेम होनी चाहिए। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है और एक ही लोकेशन पर, ये नहीं कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लिए कोई मेजरमेंट करने के लिए। तो रिपीटेबिलिटी क्या है, आपकी रीडिंग हर बार सेम आनी है, और इंस्ट्रूमेंट और कंडीशन क्या, इंस्ट्रूमेंट सेम होना चाहिए और लोकेशन सेम होनी चाहिए जहां आप मेजरमेंट कर रहे हो। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी में भी रीडिंग सेम आना है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है वही रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए लिखा है। अब देखिए इसमें वर्ड आ रहा है डी, डी मतलब होता है डिफरेंट, तो यहाँ भी रीडिंग बार बार वही आएगा, बट क्या है यहाँ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा डिफरेंट और लोकेशन हो जाएगा डिफरेंट। आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो अब आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वही मेजरमेंट करोगे और देखोगे कि क्या रीडिंग पहले वाले इंस्ट्रूमेंट के सेम है या नहीं है। आपका इस केस में लोकेशन भी डिफरेंट होगा। ओके, तो ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये इंस्ट्रूमेंट का अंतर है, दोनों में इंस्ट्रूमेंट और लोकेशन का अंतर है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेम है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। पहले वाले केस में लोकेशन सेम है, दूसरे वाले केस में लोकेशन डिफरेंट है। चलिए इसको याद कैसे रखना है, इसमें डी वर्ड आएगा, बस डी मतलब होता है डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस को आप समझ सकते हो इस ग्राफ से। ये अब देखिए हमने क्या है, एक कर्व बनाया जिसमें इनपुट और आउटपुट दिखाया गया है। अब देखिए इस कर्व को देख के लग रहा है जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट मस्त इंक्रीज हो रहा है, ये वाला ग्राफ आ गया। इनपुट को डिक्रीज किए तो ये वाली लाइन आनी चाहिए, इनपुट को डिक्रीज किए तो ये वाली लाइन आनी चाहिए, ये नहीं आ रही है, ये वाली इस पाथ पे आना चाहिए था, इसको इस पाथ पे, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा। तो अब जो है इसका पाथ ये वाला हो गया, ये इस पे चल रहा है। ये इनपुट को डिक्रीज किया गया तो इसका पाथ अलग हो गया। तो इस वाले जब इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हैं इसको कहते हैं लोडिंग, अब इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं इसको कहते हैं अनलोडिंग। तो ड्यूरिंग लोडिंग एंड ड्यूरिंग अनलोडिंग आउटपुट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ। जो रिस्पॉन्स का पाथ है ड्यूरिंग लोडिंग एंड ड्यूरिंग अनलोडिंग सेम नहीं है।
तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का रिलेशनशिप आता है कि इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ रहा है और इनपुट घटाने पर आउटपुट घट नहीं रहा है, उसी वे में नहीं घट रहा है, कोई दूसरे मेथड से घट रहा है, जो भी हो रहा है उस पाथ को नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा हिस्टेरेसिस। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में ये नेचर है तो ये नेचर आपका कहलाएगा हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो यही लिखा हुआ आउटपुट डज नॉट फॉलो द सेम, output does not follow the input in a same way during loading and unloading of input। ये काफी इसका यूज है आगे, यूज इन द सेंस ये प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन में ज्यादा दिखती है, मैग्नेटिक मटेरियल में। तो हिस्टेरेसिस हो गया, इसका ऐसे जनरल हिस्टेरेसिस का मतलब होता है डिफिशियंसी, कमी या किसी चीज के पीछे चलना, लैगिंग बिहाइंड, कि पीछे रहना हमेशा। समझ गए? अब देखिए मैग्नेटिक मटेरियल, अगर आप देखोगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। मतलब हमने क्या किया, H और M के बीच कर्व बनाया है, या यहाँ M बोल सकते हो या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोल सकते हो, यहाँ लिखा भी है मैग्नेटाइजेशन और फ्लक्स डेंसिटी। B और H के बीच ग्राफ बनाओ या M और H के बीच का ग्राफ बनाओ, इस तरह से ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ यही आएगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे H की वैल्यू, जैसे जैसे H की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे 0 से, तो ये वाला पाथ गया, यहां पहुंच गया। अब आप H को डिक्रीज कर रहे हो तो ये वाला पाथ आ गया, अलग पाथ आ गया, तो ये Br पे कट हुआ है, जो लेंथ हुई OB, O से B की ये जो दूरी है वो Br कही जाती है। होता क्या है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो पहले उसका मैग्नेटाइजेशन 0 होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो स्पिन है वो टोटल जो है 0 आएगा, बट जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो इस तरह से ओरिएंट हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। तो यही कहा गया है, स्टार्टिंग में जो H बढ़ाया गया तो धीरे धीरे वो मैग्नेटाइज्ड हो गए, M की वैल्यू बढ़ रही है। अब H को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 कर दिया, तो एक बार पहले तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, स्टार्टिंग में मैग्नेटाइज्ड नहीं था, तो H को उसने फॉलो किया, मैग्नेटाइजेशन जो है उसने H को फॉलो किया। अब एक बार मैग्नेटाइज्ड हो गया, अब आप H की वैल्यू कम कर रहे हो, तो जब H 0 कर दिए तब भी इसमें ये चीज 0 नहीं हो रही है, जो ये आपने एरो देख रहे हो इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब उसमें कुछ एनर्जी बची रह गई, उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया, जो चीज रिमेनिंग रह गई, शेष रह गई, उसको कहते हैं शेष बची हुई चीज, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे रिमिनेंस, REMANENCE, रिमिनेंस। कितना फ्लक्स या कितना मैग्नेटाइजेशन उसमें बचा रह गया, कितना मैग्नेटाइजेशन उसमें बचा रह गया, वो कहलाएगा रिमिनेंस या रिटेंटिविटी, उसको लिखते हैं BR से। वो कितना होगा, OB लेंथ, ये पूरी लेंथ आपको नोट करनी है, वो OB हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, तो हिस्टेरेसिस तो यही हो गया कि आउटपुट और इनपुट को बढ़ाए, सॉरी इनपुट को बढ़ाए तो एक कर्व मिला, इनपुट को अब इनपुट को कम किए हैं तो अलग कर्व मिल रहा है, तो यही हिस्टेरेसिस हो जाता है। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये और आपको कर्व आगे और भी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एनर्जी Br स्टोर्ड है या मैग्नेटाइजेशन Br है। अब हमें ये देखना है कि अगर इसको हमें 0 करना है, मतलब ये जो आपने देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर इसको 0 करना है तो हमें जो है H की वैल्यू कितना रखनी पड़ेगी, तो हमें क्या है, डेफिनेटली H की वैल्यू अपोजिट करते जा रहे हैं, अपोजिट किए यहाँ, तो हो गया HC पे ये कट हुआ, तो ये जो HC है OC जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस OC, ये डिस्टेंस कहलाएगा कोवर्सिविटी, मतलब हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, हालांकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ताकि जो है जो हमारा मैग्नेटाइजेशन उसमें स्टोर्ड था Br वो 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोवर्सिविटी। ठीक है,
इसमें बस ये पाथ बताया गया है कि इसका कैसे होता है। पहले ये वाला पाथ हो गया OA, फिर A से B आएगा, B से C आएगा, C से D आएगा, D से E जाएगा, E से F जाएगा, F से A जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज जनरल की बात करें तो ये वाला आपका ये हो गया हिस्टेरेसिस। और कंप्लीट अगर मैग्नेटिक मटेरियल की देखोगे तो इसमें ये पूरा कंप्लीट कर्व मिलेगा आपको। ये मैग्नेटिक मटेरियल मतलब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का रिस्पॉन्स इस तरह से आता है। देखिए बी और एच का जो रिलेशन होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी क्या है। जाइम क्या है, ससेप्टेबिलिटी। परमिएबिलिटी जो है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितना ज्यादा मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये ससेप्टेबिलिटी क्या है, कितना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड में संवेदनशील है उसके। इसको बोल सकते हो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो यहाँ बी आर जो हमने बताया था वो है रिमिनेंस रिटेंटिविटी या रिमिनेंट फ्लक्स। एच सी जो है, एच सी कहलाएगा कोवर्सिविटी। ये जो फिगर में आपको यहाँ बताया गया है पहले ही, ये जो लेंथ आएगी एच सी, ये वाली आपकी ये वाली जो लेंथ आएगी वो आपकी कोवर्सिविटी है। और ये वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक बी आर जो है, यहाँ तक ये बी आर जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा रिटेंटिविटी। तो यही दोनों पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेड जोन या डेड बैंड। अब देखिए इनपुट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसा एज्यूम करिए कि इनपुट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। अभी जीरो से कंसीडर कर रहे हैं, हमने जीरो से इधर गए तो आउटपुट नहीं मिल रहा है, जीरो से नेगेटिव साइड गए आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो जितने जोन तक जितनी वैल्यू ऑफ इनपुट हमने दिया जिसपे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, वो इनपुट की वैल्यू कही जाएगी डेड जोन। होता क्या है, अब इसके बाद हमें मिलना शुरू हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि फिर किसी रेंज में आपको ना मिले, तो ये सब जो रेंज है वो आपका डेड जोन कहलाएगा, जहां हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट जीरो मिल रहा है। नहीं मिले का मतलब जीरो है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका डेड जोन हो गया। डेड जोन मतलब आउटपुट इक्वल टू जीरो पूरी रेंज में, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हम गए और हमें जहां जहां आउटपुट नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, वो आपका डेड जोन कहलाएगा। जनरली क्या है, बुकों में इतना ही दिखाते हैं, बुकों में आपको इतना ही पोर्शन देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन बस इतना ही दिखा देते हैं कि ये आपका डेड जोन हो गया इतना। बट हमने और भी बताया अगर आगे कहीं और भी नहीं मिल रहा है तो वो आपका डेड जोन कहलाएगा। अब क्या है डेड टाइम। आप जैसे इनपुट दिए, आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे कितने टाइम बाद मिल रहा है, तो वो जो टाइम लिमिट है वो आपका डेड टाइम कहलाएगा। मतलब आपने इनपुट दिया, अभी आपको आउटपुट नहीं मिल लिया, आप इंतजार कर रहे हो, अब जाके आपको आउटपुट मिला, तो वो जो इंतजार का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो आपका डेड टाइम कहलाएगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको आउटपुट नहीं मिला, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में है कि कितना टाइम लग गया आउटपुट आने में। समझ गए। ड्रिफ्ट क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच का आप ग्राफ बनाइए, तो आइडियल केस में ये रेड वाली लाइन हो गई, ये वाली। अगर इंस्ट्रूमेंट में ड्रिफ्ट है तो अगर इस तरह से ड्रिफ्ट है कि आउटपुट में कुछ ऐड हो गया, हर जगह सेम एडिशन है, देखिए जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी सब में एक इक्वल क्वांटिटी ऐड है, तो ये कहा जाएगा जीरो ड्रिफ्ट। ओके, जीरो ड्रिफ्ट। दूसरा केस देखिए,
इनपुट आउटपुट और इनपुट के बीच का ग्राफ ये बना हुआ है, इनपुट आउटपुट के बीच का। तो ये देखिए स्टार्टिंग में इनपुट ये दिया, आउटपुट ये मिला, इनपुट ये दिया, आउटपुट ये मिला। बाद में ये दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब स्टार्टिंग में तो गैप कम है, मतलब शिफ्टिंग कम है, बाद में शिफ्टिंग ज़्यादा है। तो इस तरह से इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। यहाँ तो सब में इक्वल एडिशन है, यहाँ अनइक्वल एडिशन है। मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट में जो है चेंजेस ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जा रहा है। ये लेंथ ज़्यादा है ना गैप, तो ये इस टाइप की सिचुएशन रहेगी सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। और पहले और दूसरे केस को दोनों एक साथ देखोगे तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशनल ड्रिफ्ट या जीरो एंड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। अब इसमें सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कैसे आएगा? इसको सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट क्या करोगे, यहाँ से चला जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। और इसमें ये जीरो से शुरू हो रहा है ना, बस ये देखना है ये वाला जीरो ड्रिफ्ट क्या है, उसमें कुछ ऐड हो जाएगा तो जीरो से नहीं रहेगा, सेंसिटिव वाला जीरो से शुरू होगा। और ये जीरो एंड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट फिर यहाँ से आ जाएगा, बस ये ध्यान देना है, ये वाला यहाँ से, ये वाला जीरो से नहीं होगा। तो इतना टॉपिक है यहाँ। चलिए थैंक यू, आज की क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल।